बच्चों अब हम अपना यूनिट ऑसिलेशन का स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन में सबसे पहले आप लोगों ने जो टॉपिक स्टडी करना है वो पीरियोडिक मोशन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीरियोडिक मोशन से आप सब फेमिलियर हैं। ऐसी मोशन को हम कह रहे होते हैं विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ऐसी मोशन जो खुद को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, ऐसी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपके लिए लिखा है द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन का नाम देंगे। और पीरियोडिक मोशन की पहचान ये होती है कि उसमें जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसकी एग्जांपल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का व्यू देखें ना, सपोज करें एक बॉडी है, वो यहाँ से चलना शुरू हुआ है और इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और यहाँ पर दोबारा से वो 4 सेकंड में पहुँच गया है। नेक्स्ट इंटरवल भी उसने ऐसे ही कवर किया है, यानी ये वाला बॉडी हर 4 सेकंड्स के बाद इस पॉइंट को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मोशन है वो कौन सी होगी, पीरियोडिक मोशन होगी। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। इसकी जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है क्योंकि खुद को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। और याद रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही जो होती है वो पीरियोडिक मोशन होगी। इस तरह आप लोगों ने और एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड कौन सी मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये यूँ समझ लें इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो क्या करता है पेंडुलम, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर दोबारा मीन की तरफ, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर दोबारा मीन पोजीशन की तरफ। इसके ऊपर पूरा डिटेल आर्टिकल है, सर्कल को हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, इस पेंडुलम पे डिटेल से बात करेंगे। अभी जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ इस चैप्टर का, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए चीज़ों का। तो ये जो पेंडुलम है ये अपनी मोशन को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसकी मोशन जो होगी, इसकी मोशन को भी हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन है। यानी जो सिंपल पेंडुलम है ये भी खुद को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसकी मोशन जो है वो भी पीरियोडिक मोशन है। अब एक छोटी सी चीज़ देखें कि सिंपल पेंडुलम को जब मैंने आपको समझाया तो मैंने कहा ये सिंपल पेंडुलम जो है इसकी मोशन है तो पीरियोडिक, लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। यानी मीन पोजीशन मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो आपको याद होगा ऐसी मोशन को हम एक और नेम भी देते हैं विच इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन में हम लिखते हैं टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसे हम टू एंड फ्रो कहते हैं ना। अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन को रिपीट करे तो देन सच अ टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड कौन सी, ऑसिलेटरी मोशन। इसमें सिंपल पेंडुलम भी आ जाता है, बहुत फेमस जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मास स्प्रिंग सिस्टम भी इसी की एग्जांपल है कि वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं आपके लिए 2 लाइंस बोर्ड पे लिखता हूँ, उनका आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है कि वो येस में आप आंसर करेंगे या उसको नो में आंसर करेंगे। तो मैंने बच्चों एक लाइन लिखी कि ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी। इसके बारे में क्या आंसर करोगे, येस आंसर होगा, नो होगा, क्या आप आंसर इसमें कहेंगे। आप लोगों ने बच्चे याद रखना है कि जो पीरियोडिक मोशन होती है वो बात करें कि ऑसिलेटरी होगी या नहीं होगी ना। देखिए ये वाली जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, ये आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन तो है, ये वाली मोशन तो आपके पास पीरियोडिक मोशन तो है बट नॉट ऑसिलेटरी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक ज़रूर होती है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं होती। जिस तरह सपोज करें कि आपके एमसीक्यू आता है कि कार का व्हील मूव कर रहा है, तो कार के जो व्हील की मोशन है वो कौन सी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। वो मोशन पीरियोडिक तो होती है लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं होती। इसी तरह अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम की मोशन कौन सी है, पीरियोडिक तो है और साथ में कौन सी है, ऑसिलेटरी भी होती है। तो हम इस एमसीक्यू का क्या आंसर करेंगे, अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है कि ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी, तो अगर वो ऑल पीरियोडिक लिखता है तो आप लोगों ने इसका आंसर क्या चूज़ करना है, नो चूज़ करेंगे, क्योंकि सारी पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो ऑसिलेटरी नहीं होती। हाँ अगर आपका एमसीक्यू यूँ आता ना, पीरियोडिक मोशन के बारे में पूछता, यानी यूँ वर्ड लिखा होता कि पीरियोडिक मोशन, तो हम ऑप्शन चूज़ करते। अगर नीचे ऑप्शन डिफरेंट लिखे होते हम चूज़ करते मे आर मे नॉट ऑसिलेटरी। अगर आपका एमसीक्यू यूँ आता ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए पीरियोडिक मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए पीरियोडिक मोशन, तो हम चूज़ करते हैं मे आर मे नॉट ऑसिलेटरी।
कि जो पीरियोडिक मोशन होती है वो ऑसिलेटरी हो भी सकती है, ऑसिलेटरी नहीं भी हो सकती। जिस तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, लेकिन सिंपल पेंडुलम की मोशन पीरियोडिक भी है और कौन सी है, ऑसिलेटरी भी है। तो अगर आ जाए एमसीक्यूज पीरियोडिक मोशन, तो फिर आप लोगों ने क्या एमसीक्यू आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए पीरियोडिक मोशन। तो क्या चूज़ करोगे, मे आर मे नॉट ऑसिलेटरी। 2 एग्जाम्पल होगी, लेकिन इसमें वर्ड थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी। तो इसमें आप लोगों ने अगर येस नो में ऑप्शन चूज़ करना हो तो हम ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, नो ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि सारी पीरियोडिक मोशन जो होती हैं वो ऑसिलेटरी नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ पीरियोडिक ऑसिलेटरी होंगी और कुछ पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होंगी। मैं एक और लाइन आपके लिए बोर्ड पे लिखता हूँ। तो मैंने बच्चों लाइन लिखी कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। आप लोगों ने ऑल पीरियोडिक और ऑसिलेटरी का ऑप्शन नो चूज़ किया है। अब मैं लिखा है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। अगर ये एमसीक्यू आ जाए तो आप लोगों ने इसका आंसर यस चूज़ करना है कि जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती हैं वो पीरियोडिक ज़रूर होती हैं। जिस तरह सिंपल पेंडुलम की हम लोगों ने एग्जांपल ली, इसकी मोशन ऑसिलेटरी भी है, यानी टू एंड फ्रो भी है और पीरियोडिक भी है। मास स्प्रिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे, मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो भी कौन सी है, ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक मोशन भी है। तो हम ये कहते हैं कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन और क्या होंगी, पीरियोडिक होंगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन में मैंने लिखा है एक्सेप्ट इन विच एनर्जी इज़ लॉस्ट, यानी अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन हो और उसमें एनर्जी में क्या आ रहा हो, लॉस आ रहा हो, तो वो वाली जो मोशन होगी वो आपके पास फिर पीरियोडिक मोशन नहीं होगी। ये थोड़ी सी बात याद रखनी है। जनरली जब एमसीक्यू आता है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर, तो हम क्या चूज़ करेंगे, पीरियोडिक। ऑल ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती हैं, लेकिन ये लाइन भी एमसीक्यू में ध्यान से पढ़ लेनी कि अगर कभी एनर्जी लॉस की बात हो रही हो तो फिर अगर कोई मोशन ऑसिलेटरी हो तो वो पीरियोडिक नहीं होगी। इसको फिर हम किस में स्टडी करेंगे, इसी के अंदर हम एक एंड पे जाके टॉपिक पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ऐसी मोशन को फिर हम लोग जो है उस डैम्प्ड ऑसिलेशन के टॉपिक में जाके स्टडी करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, जिस तरह गिटार है, ठीक है, गिटार जो है उसकी स्ट्रिंग को आप लोगों ने यूँ प्लग करके छोड़ा, गिटार की स्ट्रिंग को आप लोगों ने प्लग किया मेन पोजीशन से और वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, तो उसकी मोशन पीरियोडिक होगी। अब क्या होगा कि अगर सपोज करें वहाँ पर एयर के मालिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं, तो जब वो गिटार की जो वायर होगी वो एयर मालिक्यूल के साथ कोलाइड करेगी तो उसकी मोशन स्लो होना शुरू हो जाएगी ना, उसकी मोशन क्या होना शुरू हो जाएगी, स्लो 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 होते होते स्लो होती जाएगी और फाइनली वो स्टॉप हो जाएगी। तो उस गिटार की मोशन जब वहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस किस सेंस में हो रहा है, गिटार की जो वायर है उसके साथ एयर मालिक्यूल उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना बार बार, तो उसमें क्या हो रहा है कि उस गिटार की मोशन अब ऑसिलेटरी तो ज़रूर है, लेकिन उसमें एनर्जी लॉस होने की वजह से वो क्या नहीं है, पीरियोडिक नहीं रही। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन और क्या होती हैं, पीरियोडिक होती हैं। इस बात में भी एक एक्सेप्शन है, इन विच एनर्जीज एक्सेप्ट इन विच एनर्जी इज लॉस्ट, कि अगर एनर्जी लॉस हो जाए तो फिर आपकी ऑसिलेटरी मोशन जो है वो भी पीरियोडिक मोशन नहीं रहेगी। अब हम ऑसिलेटरी मोशन जो है उसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन की याद रखना है मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है ना, F इक्वल टू माइनस के रेज की पावर n से हम इसको शो करते हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पर n जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसके बारे में याद रखना है कि 1, 3, 5 एंड सो ऑन होगा, यानी इसमें इवन नंबर ऊपर नहीं आता बल्कि इसमें नंबर सारे कौन से ऊपर ऑड नंबर आ रहे होते हैं। और इसमें अगर हम इसकी डिफरेंट फॉर्म लिखें तो अगर हम n की जगह 1 पुट कर दें तो माइनस के x हो जाएगा, n की जगह 2 पुट कर दें तो n की जगह नेक्स्ट वैल्यू पुट करें तो माइनस के एक्स 3 होगा या माइनस के एक्स 5 की इक्वल होगा। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना इस तरह का, कौन सी इसमें जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है या नहीं है, तो ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1, 3, 5 लिखी होगी तो ये मोशन ऑसिलेटरी मोशन कंसिडर होगी। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर कोई इवन नंबर ऊपर आ जाए तो ऐसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहेंगे। बाकी फीचर आप देख चुके हैं कि ऑसिलेटरी मोशन जो होती है उस मोशन में ज़रूरी होता है कि दैट मोशन इज़ टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब एक बात रहेगी कि इसमें हमने इवन नंबर क्यों नहीं लिखे, यानी 2, 4, 6 इस मोशन में क्यों नहीं आते, तो वो अभी जब मैं SHM स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँगा कि इसमें इवन नंबर पॉसिबल क्यों नहीं है। इसमें ज़रूरी होता है कि नंबर सारे आपके ऑड नंबर आ जाए। बस आप लोगों ने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को थोड़ा माइंड में रखना है कि इस n की वैल्यू इवन नहीं हो सकती, n की वैल्यू मस्ट भी ऑड होनी चाहिए। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारा ओरिजिनल चैप्टर में मेन टॉपिक है वो SHM है। SHM स्टैंड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। S मीन सिंपल,
H मीन हार्मोनिक और M मीन मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम इसको कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पहली लाइन आप लोगों ने याद ये रखनी है, ये स्पेशल केस है ऑफ ऑसिलेशन। इसको स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हैं, इसी को सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन भी है, सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन भी है। मुझे ये बताएंगे, ये जो सारी लिखी हुई हैं ये क्या लिखी हुई है? ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन मीन सारी ऑसिलेटरी मोशन है। इनमें आपको कौन सा केस सबसे सिंपलेस्ट नज़र आता है? ये वाला केस सबसे सिंपलेस्ट केस है। इसलिए हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम लिखते हैं तो उसका फार्मूला F = -kx लिखा जाता है, क्योंकि इन सारी मोशन में ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। एक बात होगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फॉर्म होगी वो F = -kx की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो आपके पास ऑसिलेटरी मोशन है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन। मैं एक दो बातें लिखता हूँ, उनका सिर्फ मुझे आंसर करें, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने बच्चे दोनों बातें लिखी, मैंने लिखा है कि ऑल SHM आर ऑसिलेटरी, इसका आप क्या आंसर करेंगे? और दूसरा लिखा है कि ऑल ऑसिलेटरी आर SHM, इसका क्या आंसर करेंगे? देखिए, जो पहली बात लिखी है ना कि ऑल SHM और ऑसिलेटरी, इसका आंसर तो हम यस ही करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ज़रूरी है कि वो ऑसिलेटरी मोशन हो। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर SHM, क्या सारी जो ऑसिलेटरी मोशन होती हैं वो SHM होंगी? तो इसका आंसर आप लोगों ने नो चूज़ करना है, यानी सारी ऑसिलेटरी मोशन जो होती हैं वो SHM नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो ज़रा देख लें। देखें, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, इस तरह और भी बहुत सारी ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन का सबसे स्पेशल या सिंपलेस्ट केस है। सिंपलेस्ट केस के लिए ज़रूरी होता है कि इसमें x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, तब इस मोशन को हम SHM कहेंगे। तो अगर आपका MCQ आता है ना ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर SHM, तो इसका ऑप्शन आप लोगों ने नो चूज़ करना है। लेकिन अगर आ जाए ऑल SHM और ऑसिलेटरी, तो अगर वो कोई मोशन SHM होगी तो मस्ट भी क्या होगी? वो ऑसिलेटरी होगी। मैं एक और लाइन लिखता हूँ, इस लाइन को देखिए, मैंने लिखा ऑसिलेटरी मोशन का अगर MCQ आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऑसिलेटरी मोशन, तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप लोगों ने क्या चूज़ करना है? मे आर मे नॉट SHM, कि ऑसिलेटरी मोशन SHM हो भी सकती है और SHM नहीं भी हो सकती। देखने, ये ऑसिलेटरी, ये SHM है, ये ऑसिलेटरी है लेकिन SHM नहीं है। तो ये तरह देख लेना कि अगर ऑल का वर्ड आ जाए ऑल SHM आर यस, ऑल ऑसिलेटरी आर SHM, फिर नो ऑप्शन होगा। अगर इस ऑल वर्ड को हम हटा दें, सिर्फ UMCQ आ जाए ऑसिलेटरी मोशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर आप लोगों ने याद रखना है कि ऑसिलेटरी मोशन मे आर मे नॉट SHM, कि वो SHM हो भी सकती है और SHM नहीं भी हो सकती। तो मैथमेटिकली आप उसकी इक्वेशन से गेस कर सकते हैं कि कौन सी ऑसिलेटरी SHM है और कौन सी ऑसिलेटरी मोशन जो है SHM नहीं है। एक और बात आप लोगों ने याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x भी होती है। ठीक है, एक तो हम यहाँ से देख रहे हैं x की पावर 1 है, तो यहाँ से भी x की पावर आपके पास 1 की इक्वल ही आ रही है। तो अगर वो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ SHM की बात करें, क्योंकि हमारी बुक में ज़्यादातर उसने ये वाला लिखा होता है ना, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि शायद ये वाली जो मैथमेटिकल फॉर्म है यहाँ पर k एज ए स्प्रिंग कांस्टेंट को शो कर रहा है। देखें, जब हम जनरल SHM की बात करते हैं तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट को शो नहीं कर रहा, k यहाँ पर हार्मोनिक या सिंपल हार्मोनिक कांस्टेंट को शो कर रहा है। हेयर के सिंपल हार्मोनिक कांस्टेंट, क्योंकि कुछ बच्चे जब F = -kx लिखा होता है तो वो ये समझते हैं शायद ये हुक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि जब हम इसको स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर k क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब हम जनरल SHM की बात करते हैं तो जनरल SHM में ये वाली जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है और ये स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन का। तो इस फार्मूले में जो k होगा, जनरल अगर हम SHM को डिस्कस करें तो हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं कहेंगे, यहाँ पर k को हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। क्योंकि इससे तो ये लगता है ना कि अगर हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कह दें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ कौन परफॉर्म करेगा? फिर स्प्रिंग ही परफॉर्म करेगा। स्प्रिंग भी परफॉर्म करेगा और भी बहुत सारे बॉडीज़ हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। तो इसका कंसेप्ट याद रखना है कि इसीलिए मैंने इसको लिखा है, क्योंकि हमारी बुक में ज़्यादातर फोकस इस पे होता है। a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, वो भी बिल्कुल ठीक है कि वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये वाली भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दोनों फार्मूला में एक चीज़ कॉमन है, इसमें भी माइनस साइन आ रहा है,
इसमें भी कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो हम इन नेगेटिव साइन को अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव साइन किस चीज़ को यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये बच्चे देखिए इन दोनों फार्मूलाज के अंदर f इक्वल टू माइनस के एक्स में और a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये बनती है अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म कर दें। दोनों में नेगेटिव साइन आ रहा है, दोनों में नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है। इसमें नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी जब बॉडी एसएचएम परफॉर्म करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक तो हम ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यहाँ से हम एक और बात भी कर रहे होते हैं कि नेगेटिव साइन ये भी शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये मैंने लिख कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर पूछता है ना कि इस फार्मूले में नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, तो आप लोगों ने बोथ ऑप्शन चूज़ करना है। इन दोनों फार्मूला में जो x है ना, ये जो हम डिस्टेंस ले रहे होते हैं, दैट डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये मैंने लिखा है कि दिस x यानी डिस्टेंस जो है दैट इज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ऊपर वाले फार्मूले में माइनस साइन किसको शो कर रहा है, तो आप नीचे वाले फार्मूला में a की जगह पर f लिख दें। तो ऊपर वाले फार्मूले में भी नेगेटिव साइन इसी के शो कर रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दोबारा जब लिखेंगे तो इस a की जगह पर f लिख दें। यहाँ पर f ये भी शो कर रहा है कि f एंड x आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये सारी बातें तब वैलिड होंगी व्हेन x इज टेकन फ्रॉम कहाँ से, मीन पोजीशन से। तो हमारी बुक में जितनी सब पोजीशन हैं उसमें हम x को फ्रॉम मीन पोजीशन ही लेते हैं, इसलिए अब ये बात ठीक है कि a एंड x भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और f और x जो होंगे वो भी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे। अब बच्चों भी मैंने बात की कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और टुवर्ड मीन पोजीशन होगी। एक आप लोगों ने स्टार्ट में बात पढ़ी थी कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन जो होता है ना, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन एक ऐसा पेयर है जिनकी डायरेक्शन ऑलवेज सेम होती है, इनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। तो अगर आप इन दो इक्वेशंस को रीड करते हैं तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। एक छोटी सी कन्फ्यूजन पहले ख़त्म करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था f इक्वल टू माइनस के एक्स, ये मैंने कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है और इसमें x की अगर पावर 1 होगी तो इसको SHM बोलेंगे। अगर x की पावर 1 नहीं है, मतलब 3 है, 5 है, 7 है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन तो होगी लेकिन SHM नहीं होगी। फिर मैंने बात की थी कि यहाँ पर जो पावर है वो 2 वगैरह आना पॉसिबल नहीं है। इस बात को थोड़ा सा समझ लें फिर हम आगे चलते हैं। देखिए सपोज करें हम मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं, ये उस मास स्प्रिंग सिस्टम की मीन पोजीशन है और इस तरफ सपोज कर लेते हैं ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी मास स्प्रिंग सिस्टम की मीन पोजीशन, इधर भी एक्सट्रीम इधर भी एक्सट्रीम। मीन पोजीशन पे आप ज़रा देखें, क्योंकि x मैंने लिखा है तो x इज़ टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 है। जब यहाँ पर 0 पुट करोगे तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। तो मीन पोजीशन पे x भी 0 होगा, फोर्स भी 0 होगी। अब मीन पोजीशन के राइट साइड पे अगर देखा जाए तो मीन पोजीशन के राइट साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो खुद सोचो जब हम यहाँ पर x को पॉजिटिव पुट करेंगे तो जो फोर्स का आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। फोर्स का आंसर नेगेटिव का मतलब ये है कि फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि x अगर पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस आ गया तो फोर्स फिर क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स किधर है, मीन पोजीशन है। अब अक्सर बच्चे समझते हैं कि अगर बॉडी फॉरवर्ड जा रहा हो तो x पॉजिटिव होगा, अगर वापस आ रहा हो तो x नेगेटिव होगा। देखिए ये मीन पोजीशन से इस तरफ बॉडी फॉरवर्ड जाए या बॉडी बैकवर्ड आए, x की वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब वैल्यू को सोचो ना, यहाँ 0x की वैल्यू है, यहाँ +1 +2 +3, तो बॉडी फॉरवर्ड जाए या बॉडी बैकवर्ड आए x का आंसर पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव आए तो इस साइड पे फोर्स क्या होगी, नेगेटिव होगी। और यहाँ फोर्स नेगेटिव का मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है इफ़ x इज़ पॉजिटिव। ये बात आपको क्लियर होगी कि इधर ये मीन पोजीशन से बॉडी फॉरवर्ड जाए या बॉडी बैकवर्ड आए, दोनों केसेस में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर नहीं समझ आता तो इस तरह वैल्यूज लिख के देख लो ना, ये 0 +1 +2, इस तरफ कौन सा है, -1 -2, तो 0 से उधर जाए या वापस आए तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी और फोर्स का आंसर नेगेटिव होगा। और यहाँ फोर्स का मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ ली है टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। इस तरफ आ जाए,
मीन पोजीशन से अगर आप इस तरफ आ जाएंगे, ये वाला जो पोर्शन है, तो इस पोर्शन में मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर यहाँ पर मैं x को नेगेटिव पुट करता हूँ, x की कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस साइड पे अगर x नेगेटिव है तो इस साइड पे फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर फोर्स पॉजिटिव होगी तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी ना। इन दोनों को देखो, इधर फोर्स नेगेटिव है तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। अब अगर आप लोगों ने इधर से टुवर्ड्स मीन पोजीशन करना है तो इस फोर्स के साथ कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा ना। ये यूँ समझने कि अगर इस नेगेटिव को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ, फोर्स वेक्टर है ना, इस नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो इसका मतलब ये कि यूँ समझने कि उस नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो इस केस में टुवर्ड्स किधर होगी, मीन पोजीशन होगी। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये फोर्स ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो ये बात भी अब आपको क्लियर होगी कि मीन पोजीशन से राइट साइड पे x पॉजिटिव होगा, फोर्स नेगेटिव होगी, और वो नेगेटिव उसको शो कर रही है अगर टुवर्ड्स मीन पोजीशन। लेकिन मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे जब x नेगेटिव होगा तो फिर फोर्स अगर पॉजिटिव होगी तो उसको शो करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर इसके साथ मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, सपोज करें को बच्चा कहता है सर नेगेटिव लगाएं, देखिए अगर फोर्स का नेगेटिव लगा दिया तो इस फोर्स और इस फोर्स में कोई फ़र्क नहीं है, तो जो इसकी डायरेक्शन है वही मुझे इसकी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी ना। तो अगर इसके साथ अगर मैं इधर माइनस लगा दूँ तो इसकी डायरेक्शन तो किधर होगी, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन नहीं होगी। तो फोर्स के लिए तो लिखा हुआ है ना आप लोगों ने कि फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कौन सा, मीन पोजीशन। तो ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन है, ये आप लोगों ने ठीक करनी है। SHM तो स्टार्ट हो ही जाएगी ना, लेकिन बेसिक फीचर उसके आप लोगों ने क्लियर करने हैं, फिर हम SHM पे अभी मैथमेटिकल बात शुरू भी करते हैं। तो x पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव, x नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव। दोबारा वही कन्फ्यूजन, कुछ बच्चे कहते हैं जब बॉडी इधर जा रहा होगा, ठीक है ना, जब बॉडी की डायरेक्शन मोशन इस तरफ होगी, ठीक है, अगर बॉडी की डायरेक्शन मोशन इस तरफ है तो फिर बच्चे समझ रहे होते हैं शायद x पॉजिटिव हो रहा है। वही बात, अगर बॉडी इधर जाए या इधर जाए तो x की वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी ना, तो फोर्स इस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पॉजिटिव फोर्स शो कर रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इधर नेगेटिव फोर्स शो कर रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं जो बात जिसके लिए सारी कहानी सुनाई है, बहुत सारे बच्चों को तो शायद बात पहले भी पता हो कि x पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगी, x नेगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगी, तभी वो शो करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब अगर मैं लिखता हूँ F इक्वल टू -kx3, तो हमें पता है कि ये वाली मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन SHM नहीं है। अगर ये ऑसिलेटरी है तो ज़रूरी है कि ये वाली बॉडी की मोशन टू एंड फ्रो मोशन होगी। टू एंड फ्रो तभी होगी जब इस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। इसको ज़रा चेक करें, देखिए इधर x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव इस साइड पे, तो फोर्स नेगेटिव आ रही है ना, इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब x को अगर इधर नेगेटिव पुट करो तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, नेगेटिव है ना इस साइड पे, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, तो वो नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिला तो फोर्स पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव मीन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन भी ऑसिलेटरी मोशन की है, क्योंकि इसमें भी x पॉजिटिव होने पे फोर्स नेगेटिव और x नेगेटिव होने से फोर्स पॉजिटिव। इस बात का सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी और बॉडी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। मैं आपको थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि F इक्वल टू -kx² जो है ना, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, यानी अगर ये वाली इक्वेशन लिखी होगी तो बॉडी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। टू एंड फ्रो मोशन बॉडी कब परफॉर्म नहीं करता, जब बॉडी पर जो फोर्स है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन अप्लाई नहीं होगी। इस बात को ज़रा चेक करते हैं। देखिए x अगर पॉजिटिव हो, यहाँ पर स्केयर आ रहा है, x अगर पॉजिटिव होगा तो ठीक है, x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यानी इस साइड पे तो कोई इशू नहीं बना, इस तरफ आ जाए। इस तरफ मुझे ये बताओ कि अब अगर मैं कोई x की वैल्यू नेगेटिव है, कोई वैल्यू ले लेते हैं, x की कोई वैल्यू अगर मैं नेगेटिव यहाँ पुट कर देता हूँ, तो x की नेगेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स पॉजिटिव चाहिए। तो देखिए जब हम नेगेटिव वैल्यू का स्केयर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू का स्केयर लेने से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं हो जाएगी। यानी यहाँ पर अगर हमको नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, उसका स्केयर करेंगे तो स्केयर करने से उसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, -kx² ही बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब x नेगेटिव होगा तो फोर्स फिर भी क्या आ रही है,
नेगेटिव आ रही है। अगर फोर्स नेगेटिव आ रही है तो फोर्स की ये डायरेक्शन तो आप ले ही नहीं सकते, वो पहले वाली डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर पहले वाली डायरेक्शन लेंगे तो अब इसकी इस साइड पे जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम किधर होगी, मीन पोजीशन होगी। तो ये मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहाँ पर इवन अगर नंबर आ जाए तो फिर ये प्रॉब्लम होगी, इधर तो फोर्स वर्ड मीन पोजीशन होगी, लेकिन इस तरफ जब चले जाएंगे तो फोर्स अवे फ्रॉम क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन आ जाएगी। क्योंकि यहाँ एक्स को पॉजिटिव पुट करो या एक्स को नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव का आंसर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव पुट करने से भी आंसर नेगेटिव पुट करने से भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो जिसकी वजह से दोनों केसेस में फोर्स का आंसर नेगेटिव होगा। तो इस केस में तो ठीक है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन बॉडी की मोशन है, लेकिन इस केस में किधर हो जाएगी, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन हो जाएगी। तो ये वाली मोशन फिर ऑसिलेटरी मोशन कंसिडर नहीं होगी। तो ये अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कौन सी मोशन ऑसिलेटरी होती है और कौन सी मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि नेसेसरी कंडीशंस या एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं फॉर एसएचएम। पहली कंडीशन बनती है उस सिस्टम के पास एक तो इनर्शिया होना चाहिए और सेकेंडली उस सिस्टम के पास रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स का एक रिप्लेसमेंट वर्ड भी लोग लिखते हैं, वो इलास्टिसिटी भी समटाइम लिखा होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कह लें, इलास्टिसिटी कह लें, दीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएचएम, यानी यू कंडीशंस कह लें या यू कह लें कि दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स फॉर एसएचएम। ये होंगी तो बॉडी एसएचएम परफॉर्म करेगा, अदरवाइज बॉडी एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। अब इस बात को यूँ समझें, ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, मैं इसको मीन से इधर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर गया हूँ, ये इसकी मीन पोजीशन है। तो एक्सट्रीम से इसने वापस जो आना है मीन की तरफ, ये किस फोर्स की वजह से आना है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। यानी एक्सट्रीम से मीन की तरफ इसने वापस किस वजह से आना है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। यहाँ ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा ड्यू टू इट्स कौन सा, इनर्शिया। तो इसने एक्सट्रीम से मीन की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है, और यहाँ पर जिस चीज़ ने इसको स्टॉप होने नहीं दिया वो इसका कौन सा है, इनर्शिया है। फिर दोबारा नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुँचा है, वहाँ से वापस लाने वाली अगेन फोर्स कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और फिर ये मीन पोजीशन पे स्टॉप नहीं होगा। तो ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि इस टू एंड फ्रो मोशन के लिए, जिसे अब हम एसएचएम का नाम दे चुके हैं, जो नेसेसरी कंडीशन है वो इनर्शिया एंड कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स है, कि वो सिस्टम एसएचएम परफॉर्म करेगा जिसके पास इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स होंगी, अदरवाइज वो बॉडी जो है वो एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन में बॉडी को 2 टाइम्स रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए होती है। यानी अगर एक बॉडी कंप्लीट ऑसिलेशन करता है तो उसको 2 टाइम्स रिस्टोरिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये पॉइंट भी याद रखना है। अभी हम बात कर रहे थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है और f इक्वल टू -kx भी हम लिख रहे थे, और ये माइनस साइन हमें बता रहा था कि a और x की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ एंगल्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आप एंगल के क्वेश्चन नोट कर लें। एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में सारे एंगल एसएचएम के हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितने डिग्री होगा, वो में आइडिया हो गया। अपोजिट डायरेक्शन मीन एंगल 180 डिग्री। इसी तरह अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में एंगल पूछे तो माइनस की वजह से कितने डिग्री एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल होगा। तो इधर भी एंगल 180 डिग्री, इधर भी एंगल 180 डिग्री ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। बाकी कुछ चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन एंगल की बात हो रही तो मैं इकट्ठी लिख देता हूँ। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में एंगल पूछे तो वो 90 डिग्री होगा। ये बच्चे जो एंगल 90 डिग्री कैसे आया है, ये हम आगे चल के जब सर्कुलर मोशन पढ़ाऊँगा, सर्कुलर मोशन और एसएचएम का लिंक पढ़ाएंगे। वैसे ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सर्कुलर मोशन जो है वो एसएचएम नहीं होती। इसमें क्या लिंक है, जब हम वो लिंक पढ़ेंगे ना उस वक्त ये एंगल भी आपको कैलकुलेट करवा दूंगा कि कैसे 90 डिग्री है। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एक्सेलरेशन वर्सेस आपका वेलोसिटी एंगल अगर पूछता है तो वो भी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री एंगल होगा। ये एंगल हम आगे चल के प्रूव कर लेंगे। तो ये 4 कॉमन एंगल हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। अब हम इनके ग्राफ्स भी देख लेते हैं कि इनके किस टाइप के ग्राफ्स बनेंगे। मैंने एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट भी ग्राफ प्लॉट कर दी है और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट भी ग्राफ प्लॉट किया है। तो आप याद रख सकते हैं कि एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी कौन सी लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो किस क्वाड्रेंट में से गुजर रही है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास कर रही है।
यानी जो दोनों के ग्राफ हैं तो स्ट्रेट लाइंस, लेकिन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेंगे। इसको हम बड़ा इजीली समझ सकते हैं। देखिए ये तो हमें पता है, जब x 0 होगा उस वक्त a ने भी क्या होना है, 0 होना है। तो देखिए इस जगह पर x 0 है, तो जब x 0 है उस वक्त आपका a भी 0 आ रहा है। इस तरफ आपको पता है a की वैल्यू नेगेटिव होगी और इस तरफ x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब अगर मैं इसको इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म में लिख दूँ तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होगा, x 0 a 0। अब मुझे बताओ जब x पॉजिटिव होगा, जब x ने पॉजिटिव होना है तो उस वक्त a का आंसर क्या होगा, a तो उस वक्त नेगेटिव होगा। जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो a सॉल्व करके आएगा तो a का आंसर क्या होगा, नेगेटिव। आप ज़रा इस क्वाड्रेंट में नोट करें, देखिए x यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव x है। x अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इधर देखें a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। x और पॉजिटिव, a और नेगेटिव, एंड सो ऑन। देखिए x पॉजिटिव, a नेगेटिव, x पॉजिटिव, a नेगेटिव। चीज़ बिल्कुल ठीक प्रूव हो रही है। इधर देख लें, अगर मैं x को नेगेटिव कर दूं तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो जब x नेगेटिव होगा a मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इधर देखें x नेगेटिव, a पॉजिटिव, x नेगेटिव, a पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि ये वाला ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को कि जब x पॉजिटिव होगा a नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव a नेगेटिव, x नेगेटिव a पॉजिटिव। तो ये वाली बात तभी ट्रू होगी जब ग्राफ आप किस क्वाड्रेंट में से पास करेंगे, सेकंड और फोर्थ में से पास करेंगे। सेम केस बचे इसके लिए है, इधर f पॉजिटिव, इधर f नेगेटिव, उधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव। इधर भी तो ऐसे ही है ना, जब x पॉजिटिव होगा तो फोर्स को क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो देख लें जब x पॉजिटिव है फोर्स का आंसर नेगेटिव, x और पॉजिटिव, फोर्स और नेगेटिव। दोबारा दूसरी तरफ देखें, जब x को आप नेगेटिव करोगे तो देखें ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फोर्स को पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखें जब यहाँ पर x नेगेटिव आ रहा है तो फोर्स पॉजिटिव, x और नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव। तो इस तरह आप इस बात को याद रख सकते हैं कि ये बेसिकली जो दोनों चीज़ें हैं इनको यही वाले ग्राफ करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। या इनके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं कि ये जो दोनों ग्राफ हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये एक तो ग्राफ दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, एक बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी, कौन सी स्ट्रेट लाइन अगर बनी हुई आ जाए जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास करेगी वो लाइन करेक्ट चूज़ होगी। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इन दोनों ग्राफ की कभी स्लोप के एमसीक्यू आ जाए तो आप लोगों ने याद रखना है इन दोनों की स्लोप नेगेटिव होती है। यानी इन ग्राफ्स की अगर वो स्लोप की बात करता है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ग्राफ पास कर रहे हैं इन दोनों ग्राफ की जो स्लोप होगी वो नेगेटिव स्लोप होगी। ये बात आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ग्राफ के और एंगल के, वो a और x और f और x के ही चांस होते हैं। तो वो जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बात वैसे समझा रहा था, वो उसकी मूवमेंट से यहाँ से भी आप उस बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि देखिए जब x पॉजिटिव होगा उस वक्त फोर्स नेगेटिव होगी, और जब x नेगेटिव होगा उस वक्त फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये बात आप लोगों ने याद नहीं रख लेनी कि इसमें जो फोर्स होती है हमेशा नेगेटिव होती है। या एक्सेलरेशन को देखो, जब x पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, x पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, और जब x नेगेटिव है ना तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फिर x नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ये दोनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर जो है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या x की वैल्यू नेगेटिव होगी। आगे चलते हैं बच्चों, ये जो ग्राफ्स है ना ये हमारे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसे कुछ बच्चे जो है वो नम्स वगैरह का टेस्ट दे रहे हों तो उसके लिए आपको आने चाहिए कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कौन सा होगा और एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कौन सा होगा। ठीक, ये मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इनको डायरेक्ट ही माइंड में रख लें। इसका ग्राफ भी एलिप्स होगा और इसका ग्राफ भी एलिप्स शेप का होगा। इस शेप को हम एलिप्स बोलते हैं, जिसे आप ओवल भी कहते हैं, एलिप्स। तो ये बस चीज़ याद रखनी कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी एलिप्स। Vx का एंगल पूछे 90 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल तो हम प्रूव करेंगे। और a और x का जो एंगल a और v होगा ना, x का तो प्लॉट हो चुका है, a और v का जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री है। और इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी अगर आ जाता है तो आप लोगों ने एलिप्स चूज़ करनी है। अगर कोई बनी हुई एलिप्स आ जाए तो यही वाली आप एलिप्स चूज़ करेंगे जो मैंने डायग्राम में शो की है।